औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे जिस भी टाइम आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं। मेरा नाम यार मोहम्मद है और मेरा ताल्लुक खुद कॉलेज कसूर से है। और मेरा इकोनॉमिक्स बीएससी इकोनॉमिक्स करता हूँ। ये मेरा मेजर ही है। तो ये प्रेजेंटेशन शी नर्चर्स फेलोशिप की तरफ से आपकी मद्देनजर आपके पेश किया जा रहा है। इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि पेरेंटिंग इन पॉवर्टी सर्वाइवल वर्सेस नर्चर डिलेमा, अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल ट्रेड ऑफ पेरेंटिंग अंडर इकोनॉमिक स्ट्रेस। यानी हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि एक बंदे को साइकोलॉजिकली और सोशियोलॉजिकली यानी फैमिली को एक एक इंटरनली यानी साइकोलॉजिकली यानी जहनी तौर पे बिहेवियरल तौर पे एंड सोसाइटी के तौर पे सोशियोलॉजिकली ट्रेड ऑफ्स ऑफ पेरेंटिंग अंडर इकोनॉमिक स्ट्रेस, यानी जब उसके पास रिसोर्सेज इनफ नहीं है और उसके वांट्स बहुत ज्यादा हों तो उस सूरत हाल में वो अपनी पेरेंटिंग को कैसे मोल्ड करते हैं यानी पेरेंटिंग कैसे की जाती है हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्लाइड है। पेरेंटिंग इन पेरेंटिंग एक प्रोफेशन है, यानी सबसे नोबल प्रोफेशन, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशन एंड मीन्स लाइफ टू द सोसाइटी। ये एक सोशल साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। एक बच्चे की आप साइकोलॉजिकली उसकी बिहेवियर, उसकी पर्सनालिटी, आप सब चीज इम्पेक्ट करते हैं। उसका फ्यूचर यानी उसकी नेचर, वो किस तरह से बिहेव करेगा, वो सोसाइटी में क्रिमिनल बनेगा कि सोसाइटी में फिलैंथ्रोप बनेगा, ये सब आप पे डिपेंड करता है एक पेरेंट पे। इसके लिए एक पेरेंट के पास टाइम होना लाजमी है, उसके बाद उनके पास इमोशनल रेगुलेशंस होनी चाहिए और उसके बाद वो स्टेबल होने चाहिए, उनके पास फाइनेंशियली, उसके पास इमोशनली, हर चीज उनके पास स्टेबल होनी चाहिए। उसके बाद यह है कि पावर्टी जब आ जाती है बीच में, एक फैक्टर आ जाता है, तो पेरेंटिंग एक सर्वाइवल टास्क में तब्दील हो जाता है। यानी आप बच्चों को सिर्फ सर्वाइव करना सिखाते हैं, उनको ये नहीं सिखाते कि सोसाइटी में क्या चीज रिक्वायर्ड है, क्या चीज रिक्वायर्ड नहीं। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कैन अ पेरेंट नर्चर इफ दे आर अनश्योर अबाउट टुनाइट्स डिनर? यानी आपके पास आज की रात की खाने की श्योरिटी नहीं है, आप ये श्योर नहीं है कि इस बारे में कि आप रात को खाना दे सकते हैं बच्चों को या नहीं। तो आप किस चीज पे फोकस करेंगे? कि बच्चे को जिंदा रखने पे फोकस करेंगे, क्या उसकी तरबियत पे फोकस करेंगे, उसको स्कूल भेजेंगे, उसकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे फोकस करेंगे, किस चीज पे फोकस करेंगे? जाहिर सी बात है आप खुद की और उसके सर्वाइवल पे फोकस करेंगे। दिस इज द श्योर थिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस पॉइंट। उसके बाद यह है कि पाकिस्तान की पॉवर्टी लैंडस्केप को समझा जाए तो पाकिस्तान में 24.3% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन लिव्स बिलो द नेशनल पॉवर्टी लाइन। यानी एक इंटरनेशनल यानी जो दुनिया में चली रही है इस वक्त, और दूसरा है नेशनल पॉवर्टी लाइन से उससे भी 24.3% पाकिस्तान पॉपुलेशन नीचे रह रही है। यानी उनकी, हमारे पॉवर्टी का इतना हाल है, हमारे लोग इतनी चीजें फेस कर रहे हैं। उसके बाद है ओवर 40% यानी अंडर 5 के एज के जो बच्चे हैं, वो मेल न्यूट्रिशन की वजह से या तो किसी बीमारी वगैरह के शिकार हो जाते हैं या तो सर्वाइव नहीं कर सकते इस दुनिया में। तो उसके बाद ये है कि इन्फ्लेशन रेट यानी प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल 25% इन 2023, डिसप्रपोर्शनेटली इम्पैक्टिंग लो, यानी जो फैमिलीज विद लो इनकम है, जिनकी इनकम बहुत लो है, जो ब्लू कलर जॉब करते हैं, तो उनके लिए कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू द पर्सन हु इज द बिजनेसमैन आर लिविंग इन द सोसाइटी विद टेस्टिंग लाइफ एवरीथिंग। सो दैट्स जो हमारा ज्यादातर फोकस है वो एक फॉर एग्जाम्पल रूरल एरियाज हैं या अर्बन एरियाज के भी, जो लोग 5 to 9 9 to 5 जॉब करते हैं या ब्लू कलर जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, तो उस पर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। उसके बाद ये है कि 2.5 मिलियन चिल्ड्रन, बच्चे जो हैं हमारे चाइल्ड लेबर से इफेक्ट हो रहे हैं। यानी वो स्कूल जाने के बजाय अपनी एज में, जिस एज में इनको स्कूल जाना चाहिए था उस एज में वो चाइल्ड लेबर का शिकार हो जाते हैं। तो ये फिगर्स हमें ये बताती हैं कि पेरेंटिंग डिसीजन इन लो इनकम हाउस होल्ड्स आर कंट्रेस्ट बाय सर्वाइवल, लाइक फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग। ये तो एक बेसिक चीज है कि आप एक लो इनकम फैमिली जो होगी उसकी जो डिसीजंस होंगे वो ज्यादातर फोकस होंगी उसकी पेरेंट यानी उसके सर्वाइवल नीड्स पे, यानी उस पे फूड, यानी जो चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंट हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स में शामिल हो जाती हैं, उसमें वो फोकस करेगा। Poverty in Pakistan is not just an economic, it is psychosocial. Psychosocial means psycho तो means ये बिहेवियर मतलब एक बंदे की बिहेवियर को इम्पेक्ट करता है। सोशल मीन्स सोसाइटी की बिहेवियर को, एक मतलब पूरी सोसाइटी जो है इससे इम्पेक्ट हो जाती है। उसके बाद ये है कि इट रीडिफाइंस पेरेंटिंग फ्रॉम नर्चरिंग टू सर्वाइविंग, ये पहले बात कर चुके हैं हम। उसके बाद ये है कि कहा जाता है कि पॉवर्टी रिस्ट्रिक्ट्स द चॉइस नॉट जस्ट इनकम।
एक बंदा जब गरीब होता है, एक वालिद जो गरीब होता है, एक माँ जो गरीब होती है, तो उसके पास चॉइस रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, उसके पास चॉइस नहीं रहती। रादर देन सिर्फ इनकम पे इम्पैक्ट होता है, उसकी चॉइसेस भी इम्पैक्ट। उसके बाद ये है सोशोलॉजिकल स्ट्रक्चर। सोशोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जॉइंट फैमिलीज जो होती हैं, जॉइंट फैमिलीज अभी तो शायद अर्बन एरियाज में ना रहती हूँ, लेकिन जब ये होता है कि ऑफर सपोर्ट बट डिलीट पेरेंटल फोकस, यानी ये होता है कि उस पे, फॉर एग्जांपल, हम एक देसी मिसाल देते हैं कि एक नानी जो होती है वो अपने मतलब बच्चे के मतलब ग्रैंड पेरेंट हो जाता है, ऑफस्प्रिंग, उसको वो फोकस तो करता है, उसको सपोर्ट तो देता है, लेकिन वो पेरेंटल डिल्यूशन हो जाती है, यानी एक कॉन्सिक्वेंस, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हमारे पास आ जाती हैं बहुत सारे ऐसे। उसके बाद ये है कि अर्बन न्यूक्लियर फैमिलीज, यानी एक पेरेंट है जो आइसोलेट है, यानी एक एक अलग अलग ही घर में रह रहे हैं, यानी एक जॉइंट फैमिली नहीं है, बिल्कुल अलग ही फैमिली है, तो उनकी साइकोलॉजिकल प्रेशर थोड़ी ज्यादा हो जाती है। उसके बाद यह है कि जेंडर रोल्स हम डिवाइड करते हैं कि मदर्स आर द केयर गिवर्स एंड स्ट्रेस बियरर्स फॉर द किड्स, एंड द फादर्स आर इकोनॉमिक प्रोवाइडर्स अंडर द प्रेशर. So these are the things which are being divided by our society, or the myths of given by the society. So ये होता है कि पेरेंट में मदर जो होती है वो एक केयर गिवर होती है, और बच्चे की जो स्ट्रेस पीयर वो ही होती है। उसके बाद फादर का जो मेन फोकस होता है वो इकोनॉमिक स्ट्रगल पे होता है, यानी इकोनॉमिक चीजें, फिनेंशियल, घर की बजटिंग वगैरह सब कुछ। उसके बाद ये है कि सोसाइटी ऑफन बिलीव्स इंडिविजुअल फॉर पुअर पेरेंटिंग इग्नोरिंग स्ट्रक्चर क्लासेस। ये देखा गया है कि सोसाइटी में लोग सरफेस लेवल को ऑब्जर्व करके उसकी बेस पे अपनी राय बनाते हैं, और उसमें लोगों को ब्लेम किया जाता है अक्सर कि पुअर पेरेंटिंग एंड इग्नोरिंग द स्ट्रक्चर। इसमें ये होता है कि पेरेंटिंग बिकम्स अबाउट द फीलिंग नॉट द फीलिंग। ये होता है कि पेरेंटिंग एक फीडिंग बारे में हो जाती है, बच्चे को खिलाना पिलाना है पेरेंटिंग, हालांकि पेरेंटिंग एक फीलिंग है जो फील की जाती है अंदर से, अंदर से सोल से फील की जाती है। जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि पॉवर्टी लीड्स टू डिसबिलीफ, यानी एक बंदा जो गरीब है वो मुनकिर भी हो सकता है, यानी उसका बिलीफ सिस्टम इम्पैक्ट हो सकता है। उसके बाद ये है कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ पेरेंट्स। ये एक मॉडल है, पेरेंटल स्ट्रेस मॉडल, जो 1994 में दिया गया था सबसे पहले नंबर पे। सो ये पेरेंटल स्ट्रेस मॉडल 1994। तो इकोनॉमिक स्ट्रेस, सबसे पहले इकोनॉमिक स्ट्रेस, यानी आप स्ट्रगल करते हैं अपनी इकोनॉमिक रिसोर्सेज, अपनी नीड्स, अपनी वांट्स के दरमियान। तो उसके बाद ये क्या होता है, एक अगर पेरेंट है, इकोनॉमिक पहले स्ट्रेस होती है, स्ट्रेन होती है, स्ट्रगल करते हैं। उसके बाद ये होता है कि पेरेंटल डिप्रेशन हो जाती है, पेरेंट पेरेंट एक डिप्रेस फैमिली, मतलब अपनी उनकी स्टेबिलिटी नहीं रहती। उसके बाद ये है कि लोअर इमोशनल अवेलेबिलिटी दरमियान। तो उसके बाद ये क्या होता है, एक अगर पेरेंट है, एक नाम पहले स्ट्रेस होती है, स्ट्रेन होती है, स्ट्रगल करते हैं। उसके बाद ये होता है कि पेरेंटल डिप्रेशन हो जाती है, पेरेंट पेरेंट एक डिप्रेस फैमिली, मतलब अपनी उनकी स्टेबिलिटी नहीं रहती। उसके बाद ये है कि लोअर इमोशनल अवेलेबिलिटी for that. That was actually the bell for the meal. Actually, I live in a hostel, so these things will be faced. ओके, सो उसके बाद ये है कि पेरेंटल डिप्रेशन हुआ, उसके बाद लो इमोशनल अवेलेबिलिटी, यानी एक वालिद जो होता है वो इमोशनली अवेलेबल नहीं होता है अपने बच्चे को, या अपने एक ऑफस्प्रिंग को, या अपनी कुछ भी हो सकते कह सकते हैं, तो उसके लिए वो अवेलेबल नहीं होते। सो लेट्स प्रोसीड। उसके बाद ये है कि पुअर पेरेंट्स एक्सपीरियंस हाई रेट्स ऑफ एंजाइटी एंड गिल्ट। एंजाइटी और गिल्ट फिर क्या होता है कि आप एक स्ट्रेस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि अब बच्चे के रिसोर्सेज को किस तरह प्रोवाइड किए जाएं, उसके पर्सनालिटी को कैसे ग्रो किया जाए, उसके वांट्स को कैसे सेटिस्फाई किया जाए। उसके बाद ये अगर नहीं होता, उसके बाद एक पेरेंट गिल्ट फील करता है कि यार हम सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, यानी अपने बच्चे की परवरिश नहीं कर सकते। उसके बाद ये है कि मेंटल लोड, वीकनेस, इमोशनल बॉन्डिंग एंड द कंसिस्टेंट केयर गिविंग। ये हम क्या होता है, हम चेंज होते हैं। सो सिट टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट।
सबसे पहले ये तो देखा जाएगा कि अर्ली इयर्स, जो बच्चे की पहली कुछ साल होते हैं, पहले कुछ साल, उसमें क्रिटिकल फॉर ब्रेन एंड इमोशनल डेवलपमेंट। उसमें बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, उसके बाद ख्यालात की डेवलपमेंट और इमोशनल सब कुछ इसी दौरान डेवलपमेंट होती है। उसके बाद ये है कि पावर्टी, लेस कन्वर्सेशन, लेस टॉयज, स्टिमुलेशन, कॉग्निटिव डिलेस, यानी उसकी कॉग्निशन जो होती है उसकी डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, उसमें डिले आ जाती है। उसके बाद ये इस पे इनके इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट ये होता है कि हायर रिस्क होती है ऑफ इनसिक्योर अटैचमेंट। बच्चे जो हैं अपने खुद को रिबेलियन फील करते हैं, खुद को अलग फील कर देते हैं, पेरेंट्स को समझते हैं कि पेरेंट्स हमारी डिमांड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, पेरेंट्स इस तरह के या सारे पेरेंट्स इस तरह के ही होते हैं। उसके बाद यह है कि पुअर स्कूल रेडियस, यानी बच्चे को आप स्कूल भी नहीं भेज सकते क्योंकि वो आप सोसाइटी के पहले एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकते, आप इकोनॉमिक रिसोर्सेज उसके जो हैं वो पूरे नहीं कर सकते। उसके बाद बिहेवियरल इश्यूज, बच्चे की बिहेवियर जो है वो उस पर इम्पैक्ट होता है। इसमें एक इरेक्शन इरेक्शन के जो लाइफ स्टेजेस हैं, पावर्टी कैन हार्ट ऑटोनॉमी एंड ट्रस्ट, ये होता है। ये इरेक्शन साइकोलॉजिकल स्टेजेस, सबसे पहले इनमें ये लाइफ स्टेजेस होती हैं जो डिवीजन होती है। अगर भी साइकोलॉजी के मतलब स्टूडेंट हुआ तो उसको समझ आ सकता है आसानी से। तो हमारा जो काम है वो ज्यादा पहले स्टेजेस, दो स्टेजेस पे है। सबसे पहले ये है कि अगर आप बच्चे की रिसोर्सेज को पूरा कर सकते, यानी बच्चे की नीड्स को पूरा कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, बच्चे में ट्रस्ट पैसा पैदा हो जाता है। यानी उसको अगर खाना टाइम पे मिल रहा है, उसको पेरेंटिंग अपनी लव केयर मिल रही है, तो वो उसमें ट्रस्ट पैदा होता है। अगर इन केस अगर वो नहीं मिल रहा, तो उसमें मिसट्रस्ट पैदा हो जाता है, यानी वो लोगों पे ट्रस्ट करना छोड़ देता है। ये इम्पैक्ट उसकी पूरी लाइफ चल जाती है। उसके बाद ये है कि दूसरी स्टेज जो है अर्ली अर्ली चाइल्डहुड, इसमें ऑटोनॉमी वर्सेस शेम्ड आउट। अगर आप बच्चे के रिसोर्सेज को पूरा कर, यानी उसके वांट्स नीड्स को पूरा कर रहे हैं, तो उसमें ऑटोनॉमी आ जाती है। उसमें उसके पास फैसले करने की वो आ जाती है, मीन्स कि स्ट्रेंथ आ जाता है कि वो बच्चा अपने डिसीजंस ले सकता है। अगर आप नहीं कर सकते तो उसमें शेम यानी डाउट हो जाता है कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता है, और ये पूरी जिंदगी चलती जाती है। डेवलप अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस एंड विंडर्स। अगर आप बच्चे की मतलब रिसोर्स अपनी सब कुछ को पूरा कर रहे हैं और उसको अच्छी तरह से मतलब सोशलाइज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आ जाता है। वो खुद को इंडिपेंडेंट फील करता है और अपनी खुद की जरूरत को वो अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं, और लाइफ टाइम उसकी डिसीजंस जो होती हैं वो उसके लिए और उसकी सोसाइटी के लिए फायदेमंद होती है। उसके बाद ये है कि एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है कि इमेजिन इफ यू हैव 1000 लास्ट टू द लास्ट वीक, रेंट इज ड्यू, योर चाइल्ड इज सिक, व्हाट विल यू चूज? अब ये है कि आपके पास 1000 है, अज्यूम करें। तो उसके बाद आपके पास ये लास्ट वीक चल रहा है मंथ का, आपने रेंट भी देना है और आपका बच्चा भी बीमार है। तो उसके बाद आप क्या चूज करेंगे? एक खाना सबसे पहले, उसके बाद मेडिसिन, बच्चा बीमार है, बच्चे को खाना भी खिलाना है, उसके बाद बच्चे की फीस भी देनी है। तो ये है कि दिस डेमोन्स्ट्रेट द स्carcity थ्योरी एंड द पॉवर्टी reduces the cognitive bandwidth, poor decisions are structural not moral। ये है कि आप अगर इसमें नीड्स की हायरार्की करते हैं आप, कि कौन सी नीड आपको पहले फिल करनी चाहिए। पहले तो बच्चे का आपको खाना फिल करेंगे, खाने उसको प्रोवाइड करेंगे, अपने आप को सर्वाइव करेंगे, उस बच्चे की सर्वाइवल पे फोकस करेंगे। उसके बाद शायद आप जाएं मेडिसिन की तरफ, उसके बाद शायद आप मेडिसिन या स्कूल फीस की तरफ जा सकते हैं। ये सोशलाइजेशन ऑफ पेरेंट्स इन पॉवर्टी। सबसे पहले ये आता है कि कल्चरल इनहेरिटेंस, यानी एक कल्चर जो होता है, पेरेंट एक वैल्यूज को अपने बच्चे के अंदर पुट करता है। एक फॉर एग्जांपल अगर मैं बलोच फैमिली से हूं, तो मेरे अंदर मतलब वो वाली चीजें पेरेंट्स की तरफ से इनहेरिट की गई हैं कि भाईजान मैंने बलोची बोलनी है, मैं बलोची स्पीकिंग हूँ, या मेरे लिए मतलब गैरत जिसे बोलते हैं कि ऑनर किलिंग और समथिंग लाइक दीज थिंग्स व्हिच आर मिथ्स अबाउट अस एक्चुअली बलिश पीपल्स। सो दीज, अगर वो एक पेरेंट अपने बच्चे को सिखाते हैं, वो इलिटरेचर यानी एक पॉवर्टी तो है, पॉवर्टी के बाद ये कॉन्सिक्वेंसेज आ जाती है ना, तो ऑफन विदाउट क्वेश्चनिंग दैट देयर रिलेवेंस टू दिस सोशल इकोनॉमिक स्टेट। अब मेरे अगर पेरेंट्स ने मुझे सिखाया है कि ऑनर किलिंग इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फॉर द सोसाइटी, तो मैं एक मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग तो नहीं होगी कि मैं उस चीज को डिफाइन कर सकूं यार कि ये चीज गलत है या सही है। मैं उस चीज पे फोकस करूंगा, उसको अंडरस्टैंड करूंगा, उस पर बिलीव करूंगा, मैं अंधाधुंध बिलीव करूंगा। उसके बाद यह है कि रोल ऑफ इन्फोर्समेंट बाय सोसाइटी, ये चीजें पेरेंटिंग को उसको
उसके बाद ये है कि रोल ऑफ इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में हमारे पास एक मिथ एग्जिस्ट करता है कि मदर जो होती है वो नर्चर के लिए होती है, फादर इज प्रोवाइडर। सो इवन इफ इकोनॉमिक कंडीशंस मेक दिस रूल्स अनस्टेबल। अब देखें कि एक पेरेंट है, वो एक फादर अगर काम कर रहा है लेकिन फादर के अपनी रिसोर्सेज, अपनी फुल टाइम जॉब करने के बाद भी, एक्स्ट्रा टाइम लगाने के बाद भी अपनी रिसोर्सेज को पूरा नहीं कर पा रहा, रिसोर्सेज के अच्छी तरह से उसके पास इतनी अवेलेबल नहीं होती, तो फिर भी अगर हमारे पास सोसाइटी की एनफोर्समेंट इस तरह हो जाती है कि पेरेंट फिर भी कहेंगे कि भाईजान आप वालिदा हैं, आपको घर पे बैठना है, आपको बच्चों की नर्चर करनी है, हालांकि ये दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको बच्चे को नर्चर करना है तो आपको रिसोर्सेज तो चाहिए, सही। उसके बाद ये है कि कॉपिंग नॉर्म्स डेवलपमेंट। उसके बाद ये है कि empowered पेरेंट्स डेवलप एडेप्टिव स्ट्रेटजीज लाइक चाइल्ड लेबर। अब ये हो गया कि ये तो हो गया कि रोल ऑफ इन्फोर्समेंट री इन्फोर्समेंट, ये है कि मैं, हमारी जो वालदा है वो काम नहीं करेगी। उसके बाद ये क्या होगा, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि चाइल्ड लेबर की तरफ फोकस करेंगे, इमोशनल डिस्टेंसिंग और अथॉरिटेरियन कंट्रोल दैट बिकम्स नॉर्मलाइज्ड इवन एक्सपेक्टेड। कि एक बच्चा एक्सपेक्ट करने लगेगा भाईजान कि मुझे काम करना है, मुझे अपनी चीजों की खुद जरूरत पूरी करनी है। हालांकि वो अंडर एज भी होगा, यानी वो उस स्टेज पे नहीं पहुंच चुका होगा जहां पे वो काम कर नहीं कर सकता है, उसकी सोशलाइजेशन पे फोकस होनी चाहिए थी, लेकिन फिर वो सोसाइटी में जाके ऐसे काम करता है जो सोसाइटी में अनएक्सपेक्टेड होती है या सोसाइटी के नॉर्म्स टेबल्स के खिलाफ हो जाती है। रिप्रोडक्शन इन इक्वलिटी। सो इस तरह ये होगा कि ये चीजें होने के बाद उसके बाद ये क्या होगा कि एक रिप्रोडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी, यानी टाइम टाइम में ये होगा कि सोसाइटी में इनइक्वलिटी आ जाएगी। अब बच्चे खुद को एक नेक्स्ट जनरेशन क्रिएटिंग साइकिल ऑफ स्ट्रक्चर, एक बच्चे को आपने इतना एजुकेशन नहीं दिया, उसकी चीजों पे फोकस नहीं किया, और वो बच्चा अब नेक्स्ट होगा जो वो उसका वही सेम होगा, वही प्रोसेस कंटिन्यू होगा। And I think this is the repetitive one. So let's skip it. So ये होगा कि ये चीजें कंटिन्यू रहेंगी और अगली जनरेशन से अगली जनरेशन यहाँ, यानी एंसेस्टर से चलती हुई आएंगे और आगे चलती हुई जाएंगे। सो अभी हम केस स्टडी कंपेयर करते हैं। एक पेरेंट, एक मदर जो होती है, एक थर पार्कर की है, फॉर एग्जाम्पल थर पार्कर सेन का एक बैकवर्ड एरिया है, बैकवर्ड शायद कहते हैं लोग इस तरह से, बैकवर्ड ही होगा, विथ 4 चिल्ड्रन। एक बच्ची, एक माँ के पास 4 बच्चे हैं थर्ड पार्टर में, उसके पास इनकम सीजनल होती है क्योंकि बारिश जब होती है तो वो उनकी प्रोडक्शन होती है, उनकी जमीनों की पैदावार होती है। और उसके बाद चाइल्ड रोटेट बिटवीन वर्क एंड स्कूल, या तो काम करते हैं या तो स्कूल में, तो उनकी बच्चों की यही होती है, उनका लाइफ साइकिल यही होता है कि या तो वो काम करते हैं या तो स्कूल जाते हैं, यही होता है। अब दूसरा ये है कि कंडीशन अर्बन केस में, अर्बन केस में ये होता है कि लाहौर की एक स्लम फैमिली है जिसमें फादर वर्क 14+ आवर्स, नो प्रेजेंट पेरेंटल प्रेजेंस, यानी वालिद साहब जो हैं वो अवेलेबल ही नहीं है बच्चे को। और उस केस में तो ये तो गैप जो आ जाती है वो बच्चे के लिए एंड सोसाइटी के लिए बहुत के लिए हार्मफुल होती है फाइंडिंग। लेकिन यहाँ पे 2 केस जो हैं इसमें सेम पेरेंटिंग बर्डन है, यानी एक मदर ऑफ थरपारकर है, यानी एक थरपारकर में रहती है, एक लाहौर में रहती है, दोनों डिफरेंट सेटिंग से है लेकिन दोनों की बर्डन तो सेम ही है, पेरेंटिंग तो सेम ही है, होती है, एग्जिस्ट होती है। सो उसके बाद ये है कि कोपिंग मैकेनिज्म, यानी उस चीज को खत्म करने के लिए हम कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं। कॉपिंग मैकेनिज्म, सबसे पहले एनजीओज आ जाती हैं जो इस फिल स्टेट गेम्स। सबसे पहले आप खुद को देखें, एक आपको एक ऑर्गेनाइजेशन है, सो दिस वर्क्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स टू द फैमिलीज हु आर लिविंग पॉवर्टी लाइन एंड दे वांट टू वर्क एंड दे वांट टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। सो इस तरह की जो सोसाइटी एनजीओज होती हैं वो सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करते हैं। फिलंथ्रोप जो होते हैं, ईदी साहब हैं, इसके बाद डॉक्टर अमजद साकिब हैं, ये चीजें। उसके बाद गवर्नमेंट की एफर्ट्स, गवर्नमेंट की एफर्ट्स कौन कौन सी आ जाती हैं। गवर्नमेंट की एफर्ट्स फॉर एग्जांपल अभी पाकिस्तान में जो चल रहे हैं, एहसास है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद पेरेंटिफिकेशन, ओल्डर चिल्ड्रन एक्टिंग एज अ केयर गिवर। ये तो एक नॉर्मल सी बात है, हमारे पास होता ही रहता है, क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो एक मतलब एक्टिंग पेरेंट की तरफ या केयर गिवर होता है। बड़ा भाई हमेशा लोग मतलब फैमिली की जरूरत को पूरा करता है। उसके बाद इनफॉर्मल सपोर्ट्स, यानी वालदेन के रिलेटिव जो हैं वो मदर मदर को सर्वाइवल के लिए हेल्प करते हैं। सो रिकमेंडेशन, अब ये तो सब कुछ हो गया कि ये चीजें हम फेस कर रहे हैं। अब उसके बाद रिकमेंडेशन कौन कौन सी है। सबसे पहले पॉलिसी लेवल पॉलिसीज कौन सी अपनानी चाहिए, उसके पहले सबसे पहले मेंटल हेल्थ इंटीग्रेशन इन हेल्थ प्रोग्राम्स।
यानी आप अर्बन जो फैमिलीज हैं उनको जाके बताएं भाईजान कि मेंटल हेल्थ इंटीग्रेशन, उनको मेंटल हेल्थ की एजुकेशन देनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भाई मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है, तावीज से क्या असर होता है, बच्चे की इम्पैक्ट, बच्चे की सोसाइटी में क्या रोल होता है, आपके पेरेंट, एज अ पेरेंट आप क्या कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि अर्ली चाइल्ड केयर सेंटर्स, आप केयर सेंटर बनाए बच्चों के लिए जिनके मतलब माँ नहीं है, या वो इस चीज़ों को मतलब नहीं कर पा रहे हैं, या अपनी वो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए चाइल्ड केयर सेंटर होनी चाहिए। उसके बाद यूनिवर्सल केस असिस्टेंट फॉर सिंगल मदर्स, जैसे मदर्स हु आर डिवोर्स आर बीइंग लाइक widow, so these things can help them in nurturing their kids. So उसके बाद कम्युनिटी लेवल पे क्या करना चाहिए, पेरेंटिंग एजुकेशन प्रोग्राम्स बच्चों, ये कल के सेशन की बात है कि मैम ने बोला था कि पेरेंटिंग के लिए एक स्कूल होने चाहिए जहाँ पे बच्चे वालिदैन जाके सीख सकें कि पेरेंटिंग कैसे की जाती है। उसके लिए बाकायदा से स्कूल हमें खोलने चाहिए, वहाँ पे तालीम देनी चाहिए, वहाँ पे करिकुलम होना चाहिए कि वालिद कैसे बना जाए, फादर कैसे बना जाता है, मदर कैसे बना जाता है। सपोर्ट ग्रुप्स थ्रू मास्क इन स्कूल्स के ग्रुप्स बनाए जाएं, मास्क में मस्जिद में इस्तेमाल किए, मस्जिद इस जगह में इसलिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इसके बाद स्कूल इस्तेमाल किए जा सकते हैं जहाँ पे लोग उनको सपोर्ट करें, उनके पास पब्लिक कैंपेन होने चाहिए, वहाँ पे पूरे पेरेंटिंग के लिए अंडरस्टैंडिंग बतानी चाहिए, वालिदैन को बताना चाहिए सब कुछ। ये चीजें हम कर सकते हैं। उसके बाद यह है कि पावर्टी डजंट रेज पेरेंटल लव, इट सफोकेट्स इन डेली सर्वाइवल। पावर्टी ये नहीं है कि पावर्टी में वालिद की या माँ की मोहब्बत कम हो जाती है, ये कम नहीं था, हालांकि उनके पास मोहब्बत शायद ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन उनकी सर्वाइवल इस तरह से है कि वो सफोकेट हो जाते हैं, वो चॉइस उनके पास नहीं रहती। टू हेल्प द चिल्ड्रन टू थ्राइव वी मस्ट सपोर्ट पेरेंट्स नॉट जज देम। हम पेरेंट को उस तरह सपोर्ट करें कि वो उनको फील ना हो कि वो जज किए जा रहे हैं। पेरेंटिंग इज नॉट जस्ट अ फैमिली इशू, इट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर फैमिली सोशलाइजेशन अच्छी नहीं होती तो ये एक सोसाइटी के लिए एक सोशल इशू बन जाता है। सोशल इशू यानी एक सोसाइटी के लिए, सोसाइटी का हर बंदा उसको फेस करता है। एक बच्चा जब, एक बड़ा जब बंदा क्रिमिनल बनता है तो वो जो उसकी पेरेंटिंग का जो इम्पैक्ट है उसकी सारी सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ती है, ना सिर्फ एक फैमिली पे इम्पैक्ट पड़ता है। एक बच्चा जब एडिक्टेड हो जाता है फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स वगैरह का, तो उसकी इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पे पड़ती है, ना कि सिर्फ वाले पे या फैमिली पे पड़ती है। सो उसके बाद रेफरेंसेस हैं कुछ जहाँ से ये रिसोर्सेस मैंने इस्तेमाल किए, पाकिस्तान स्टेटिस्टिक्स एंड दीज थिंग्स। उसके बाद सो दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन। थैंक यू वेरी मच एंड जजाकल्लाह फॉर लिसनिंग।